हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। प्रवीण, मनप्रीत, गुड आफ्टरनून भाई। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं। देखिए, आपकी क्लास का जो टाइम है वो 1:15 का है और 1:15 पर आप कोशिश क्या करें कि आप तुरंत लाइव कनेक्ट हो जाएं। नीनू, गुड आफ्टरनून। चलिए टॉपिक की बात कर लेते हैं, तब तक लाइव और कैंडिडेट कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए, टॉपिक आपका चल रहा था, जैसा कि आपको पता है, आरटीई। और आरटीई के टॉपिक को चलते हुए 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है। कोशिश करूंगा आज टॉपिक को कंप्लीट करने की। आरटीई 2009, राइट टू एजुकेशन 2009। जितने भी बंदे लाइव देख रहे हैं मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। स्वागत करता हूं आप लोगों का, एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। शीतल यादव, गुड आफ्टरनून। देखिए, आरटीए में कल आपने जो पढ़ा था, लास्ट पॉइंट जो आपने छोड़ा था, कल हमने आरटीए के बारे में पढ़ लिया था। बेसिक बातें कि आरटीए के वैधानिक प्रावधान क्या है, यानी आरटीए कब लागू हुआ। तो वो मैंने आपको बता दिया था कि 86वां संशोधन 2002 के द्वारा आरटीए को संविधान में जोड़ा गया था, शिक्षा के अधिकार को। 2009 में संसद के द्वारा आरटीई को पारित किया गया था। 1 अप्रैल 2010 को आरटीई जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हो गया था, लेकिन जैसे ही धारा 370 को समाप्त किया गया तो अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है। और अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में आरटीई लागू हुआ था 1 अप्रैल 2011 को। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आरटीई को लागू करने वाला विश्व का पहला देश था नॉर्वे, और भारत विश्व का 135वां देश है आरटीई को लागू करने वाला। साथ में आपको बताया गया था कि आरटीई 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों के लिए लागू होता है, जबकि दिव्यांग बालकों के लिए 6 से 18 वर्ष तक लागू रहता है। इसके अलावा आरटीई में आपको बताया गया था कि एक अनुसूची है, 7 अध्याय हैं और 38 धाराएँ हैं। तो आज से जो हमें पढ़ना स्टार्ट करना है, कल मैंने आपको ये बताया था कि आरटीई में 7 अध्याय हैं, तो उन 7 अध्यायों को हमें पढ़ना है। 7 अध्याय, जिनमें 7 अध्यायों में 38 धाराएं हैं। तो वो जो 7 अध्याय है, वो 7 अध्याय आपको डिटेल से पढ़ने हैं। अब वो 7 अध्याय कौन कौन से, चलिए उन 7 अध्यायों की बात करते हैं। तो देखिए, आरटीई के अध्याय प्रथम की मैं बात कर रहा हूँ। जो आरटीई का अध्याय फर्स्ट है, उस अध्याय फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और आरटीई के अध्याय फर्स्ट में आती हैं धारा 1 से लेकर धारा 5 तक। मैंने आपको ये बताया था कि आरटीई में टोटल 38 धाराएं हैं और साथ में आरटीई में 7 अध्याय हैं, यानी इन 38 धाराओं को 7 अध्यायों में विभाजित करके हम पढ़ेंगे। तो जो अध्याय फर्स्ट आता है, उस अध्याय फर्स्ट में आएंगे भाई धारा 1 से लेकर 5 तक की धाराएं। और 1 से 5 तक की धारा में क्या क्या आएगा, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सारी बातें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि धाराओं से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक धारा को समझना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं आरटीई की धारा फर्स्ट, कि आरटीई की जो पहली धारा है, उस पहली धारा में क्या दिया गया। तो ध्यान रखेंगे कि आरटीई की जो पहली धारा है, उस पहली धारा में आरटीई की प्रस्तावना आती है। पहली धारा में आरटीई की प्रस्तावना का वर्णन है। प्रस्तावना का मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने लिखा कि आरटीई की प्रेम्बल ऑफ आरटीई, आरटीई की प्रस्तावना, तो यहाँ पर प्रस्तावना का मतलब क्या हुआ। तो ध्यान देंगे कि प्रस्तावना का मतलब यह है कि इस धारा 1 में आरटीई के नाम का उल्लेख किया गया है, आरटीई को लागू करने की तिथि का उल्लेख किया गया, आरटीई के नाम का उल्लेख है और आरटीई को लागू करने की तिथि का उल्लेख यहाँ पर किया गया है धारा 1 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और साथ में आरटीई के विस्तार को भी इसी में बताया गया है। अब तीनों चीजें मैं आपको बता देता हूं, और तीनों ही प्रश्न हैं जो कि आपको याद रखने हैं। यानी धारा 1 में क्या क्या दिया गया। धारा 1 में आरटीई का नाम आपको मिलेगा, आरटीई के विस्तार के बारे में देखने को मिलेगा और लागू होने की तिथि के बारे में मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आरटीई के नाम की, तो वो मैंने कल भी आपको बता दिया था कि आरटीई का पूरा नाम क्या है। तो आरटीई का पूरा नाम है निःशुल्क
एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये वही आरटीई का पूरा नाम है जो आपको धारा फर्स्ट में मिलेगा। अगर हम बात करें आरटीई के लागू होने की तिथि, तो लागू होने की तिथि दी गई है 1 अप्रैल 2010, ये लागू होने की तिथि दी गई है धारा 1 में। और अगर हम विस्तार की बात करें तो विस्तार में लिखा गया था जम्मू कश्मीर को छोड़कर, यानी आरटीई का विस्तार भारत के कौन से हिस्से में रहेगा, आरटीई भारत के कौन से हिस्से में लागू रहेगा, यह धारा 1 में बताया गया था। तो विस्तार के बारे में लिखा हुआ था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, उस समय मैं बात कर रहा हूं जब आरटीई लागू हुआ 2010 में, तो उस समय इसे जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया था। उस समय पूरे भारत में लागू किया गया था, लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान की, तो ये वर्तमान में संपूर्ण भारत में लागू है, ध्यान रखेंगे, वर्तमान में संपूर्ण भारत में आरटीई लागू है। जैसे ही धारा 370 को हटाया गया, तो धारा 370 को हटाने के बाद वर्तमान में आरटीई का जो विस्तार है वह आरटीई का विस्तार पूरे भारत में है। तो दोस्तों ये है आरटीई की धारा 1। धारा 1 में आपको क्या देखने को मिलेगा, धारा 1 में आपको देखने को मिलेगा आरटीई की प्रस्तावना के बारे में। और प्रस्तावना में कौन सी चीजें आ जाएंगी, तो प्रस्तावना में आएगा आरटीई का नाम, लागू करने की तिथि और आरटीई का विस्तार। नाम आपको बताया था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। विस्तार मैंने आपको बता दिया कि पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में इसका विस्तार था, जबकि वर्तमान में संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। और इसे लागू करने की जो तिथि थी वो लागू करने की तिथि 1 अप्रैल 2010। तो दोस्तों ये आरटीई की धारा प्रथम, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। एक बार इसे जल्दी से कैप्चर कर लीजिए, इसी रूप में आप इसके नोट्स बनाते हुए चलेंगे बाद में। अभी फिलहाल आप नोटबुक लेकर ना बैठें, फिलहाल आप समझते रहें, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में जब भी आपको समय मिले तो आप इसके नोट्स बना लेना। चलिए आपने कैप्चर इसे कर लिया होगा। बात करें आरटीई की धारा 2 के बारे में कि आरटीई की जो धारा 2 है उस धारा 2 में क्या आता है। सॉरी, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, धारा 1 और 2 ही आती हैं अध्याय फर्स्ट में, ध्यान नहीं रहा। जो अध्याय फर्स्ट है उस अध्याय फर्स्ट में केवल 2 ही धाराएं आती है, धारा पहली और दूसरी। कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो आरटीई का सबसे छोटा अध्याय है वो सबसे छोटा अध्याय है पहला अध्याय, और आरटीई का सबसे बड़ा अध्याय है वो सबसे बड़ा अध्याय है चौथा अध्याय। तो पहले अध्याय में केवल 2 ही धाराएं आती है, जिनमें से धारा 1 की आप बात कर चुके। अब आप देखिए धारा 2। धारा 2 में क्या है भाई, धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। जो आरटीई की दूसरी धारा है उस दूसरी धारा में परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषाएं किस किस की वो आपको देखनी है। देखिए एक तो यहां पर दी गई है बालक की परिभाषा, एक यहां पर दी गई है अभावग्रस्त बालक की परिभाषा, और एक यहां पर दी गई है विद्यालय के बारे में। ये 3 चीजें आपको मिलेंगी आरटीई की धारा 2 में। अब यहां पर सबसे पहले मैं बात करूं बालक की परिभाषा, तो देखिए बालक का मतलब यहां पर जो रखा गया है वो बालक का मतलब रखा गया है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको यहां पर आरटीई में बालक की कैटेगरी में रखा गया है। आपने ये पढ़ा होगा, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आरटीई किस आयु वर्ग के बालकों के लिए लागू रहता है। तो बालक का मतलब यहां पर क्या रखा गया, बालक का मतलब रखा गया 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए आरटीई लागू रहेगा। दूसरा बात, यहां पर अभावग्रस्त बालकों की श्रेणी में कौन से बालक आएंगे, यानी जो आरटीई लागू होता है उस आरटीई की जो 25% सीटें जो रिजर्व होती हैं, अभी आप आगे चलते हुए पढ़ेंगे कि 25% सीटें जो रिजर्व होती हैं वो अभावग्रस्त बालकों के लिए रहती हैं। तो अभावग्रस्त बालक हम किसको कहेंगे, तो देखिए अभावग्रस्त बालक की कैटेगरी में उन बालकों को रखा गया है जिन बालकों के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। ध्यान रखना, जिन बालकों के परिवार की जो एनुअल इनकम है, जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, उन्हें रखा गया है अभावग्रस्त बालक की श्रेणी में। जैसे इसमें
ध्यान रखना। साथ में इसमें अनाथ बालक भी इसी में काउंट होते हैं। इसमें जो बीपीएल कैटेगरी वाले हैं वो भी इसी में काउंट हो जाते हैं, क्योंकि सीधा सा मैंने आपको ये बता दिया कि जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है। अब सीधी सी बात ये हो गई कि अगर कोई बालक अनाथ है जिसके माता पिता ही नहीं है, इसका मतलब तो ये हो गया कि उसके परिवार की कोई इनकम नहीं होगी, तो सीधी सी बात है 2.5 लाख से कम होगी। और अगर कोई भी बालक बीपीएल राशन कार्ड से संबंधित है तो उसका मतलब भी ये हुआ कि उसके परिवार की जो आय है वो भी 2.5 लाख रुपए से कम ही होगी। तो अभावग्रस्त बालक हम किसे कहेंगे? सीधा सा मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा बालक जिसके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है वो कहलाएगा अभावग्रस्त बालक। तो बालक की परिभाषा दी गई है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शामिल किया जाएगा। साथ में मैंने आपको ये बताया था कि दिव्यांग अगर बालक है तो दिव्यांग बालकों को 6 से 18 वर्ष तक के ग्रुप में शामिल किया जाएगा। यानी आरटी सामान्य बालकों पर 14 वर्ष तक लागू रहता है, जबकि दिव्यांग यानी विकलांग बालकों पर 18 वर्ष तक लागू रहता है। अगर कोई सामान्य बालक है तो वह 14 वर्ष तक फ्री एजुकेशन प्राप्त करेगा, और अगर कोई विकलांग बालक है तो वह 18 वर्ष तक फ्री एजुकेशन प्राप्त करेगा। साथ में मैंने आपको बताया यहाँ पर विद्यालय, तो देखिए विद्यालय के यहाँ पर आरटी में 4 प्रकार दिखाए गए। कितने प्रकार? ध्यान रखना, 4 प्रकार। कौन कौन से विद्यालय में आरटी लागू रहेगा? सरकारी विद्यालय में आरटी लागू रहेगा, जो अभी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें सभी में आरटी लागू होगा। दूसरा, जितने भी निजी विद्यालय हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें सभी में आरटी लागू रहेगा। यानी जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन प्राइवेट स्कूल्स को अपनी जो प्रथम कक्षा है, जो फर्स्ट क्लास होती है, उसमें जितनी सीटें हैं उनका 25% आरटी में रिजर्व रखनी पड़ती हैं, अभावग्रस्त बालकों के लिए रिजर्व रखनी पड़ती हैं। तो सरकारी विद्यालयों में भी लागू रहता है, निजी विद्यालयों में भी लागू रहता है। इसके अलावा जितने भी अनुदानित विद्यालय हैं, जितने भी अनुदानित विद्यालय हैं उनमें भी सभी में लागू रहता है। और चौथा, जितने भी विशिष्ट विद्यालय हैं उनमें भी सभी में लागू रहता है। यानी सरकारी विद्यालय में भी आरटी लागू रहेगा, निजी विद्यालय में भी लागू रहेगा, अनुदानित विद्यालय में भी लागू रहेगा, और साथ में भाई जितने भी विशिष्ट विद्यालय हैं उनमें भी आरटी लागू रहेगा। तो ये यहाँ पर आरटी में विद्यालय की परिभाषा देते हुए विद्यालय के 4 प्रकार बताए गए: सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय, अनुदानित विद्यालय और विशिष्ट विद्यालय। और ध्यान रखना, चारों ही प्रकार के विद्यालय में आरटी लागू रहेगा। तो ये आपको 3 चीजें मिलेंगी, वो मिलेंगी धारा 2 में। दूसरी धारा में, यानी दूसरी धारा में क्या मिलेगा? बालक की परिभाषा। बालक के बारे में बताया गया कि सामान्य बालकों के लिए 6 से 14 वर्ष तक और दिव्यांग बालकों के लिए 6 से 18 वर्ष तक। साथ में अभावग्रस्त बालक, तो अभावग्रस्त बालक में बताया गया कि ऐसे बालक जिनके परिवार के वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। और विद्यालय के प्रकार में बताया गया 4 प्रकार: सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय, अनुदानित विद्यालय और विशिष्ट विद्यालय। तो जल्दी से बताइए धारा दूसरी समझ में आई या नहीं आई? कुछ भी पूछना है तो जल्दी से पूछ सकते हैं आप। इसमें अगर आपको कुछ भी पूछना है दूसरी धारा में तो जल्दी से कमेंट कीजिए। प्रवीण, नो डाउट। नगेंद्र यादव, यानी सर सभी स्कूल में? हाँ बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ कि 4 प्रकार दिखा दिए, तो 4 प्रकार का मतलब सभी प्रकार के स्कूल में लागू रहता है, चाहे वो सरकारी है, वो निजी है, वो अनुदानित है या फिर वो विशिष्ट विद्यालय है। चारों में ही, यानी सभी प्रकार के स्कूलों में लागू रहता है। आगे और किसी का कोई डाउट भाई? शीतल यादव, अनुदानित स्कूल कौन से होते हैं? चलिए अभी बता रहा हूं। बाकी और किसी का कोई प्रश्न? नीनू, नो सर। चलिए बता देता हूं अनुदानित विद्यालय कौन से होते हैं। देखिए, अनुदानित विद्यालय कहा जाता है एक ऐसा कोई भी विद्यालय जो किसी भी ट्रस्ट के द्वारा संचालित होता है। किसी भी ट्रस्ट के द्वारा जो संचालित किया जाता है वो विद्यालय कहलाता है अनुदानित विद्यालय। देखो, सरकारी विद्यालय जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, निजी विद्यालय जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाए जा रहे हैं, किसी भी एक निजी व्यक्ति के द्वारा चलाए जा रहे हैं वो निजी विद्यालय। और ऐसा कोई भी विद्यालय जो किसी भी ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है वो कहलाएगा अनुदानित विद्यालय। और विशिष्ट विद्यालय में जो भी स्पेशल स्कूल हैं, जैसे कि सैनिक स्कूल है, जितने भी हैं, नवोदय स्कूल है, सैनिक स्कूल है, ये सारे किस में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं दोस्तों विशिष्ट विद्यालय में।
तो शीतल बताओ समझ में आया नहीं आया? अनुदानित विद्यालय मतलब ट्रस्ट के द्वारा संचालित, और विशिष्ट विद्यालय मतलब सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, ये वाले इसमें आ जाते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हुआ, या फिर जितने भी विशिष्ट जैसे कि गूंगे बहरे बच्चों के लिए होते हैं मूक बधिर विद्यालय जिनको बोला जाता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, और इसी के साथ साथ नवोदय विद्यालय, वो सारे कहलाएंगे विशिष्ट विद्यालय। और अनुदानित विद्यालय कहा जाता है किसी भी ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय को। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल होते हैं, उन पर लिखा हुआ होता है एक ट्रस्ट का नाम, किस ट्रस्ट के द्वारा संचालित। तो एक जो ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट के द्वारा जो विद्यालय चलाए जाते हैं उनको अनुदानित विद्यालय बोला जाता है। तो चलिए, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? तो एक बार जल्दी से इसे कैप्चर कीजिए, फिर आगे चलते हैं। धारा दूसरी जो धारा थी, शीतल यादव आ गया सर, चलिए भाई ठीक है। कोई भी डाउट हो आप निसंकोच कमेंट कर दिया करो, कैप्चर करो जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं भाई। अब हम बात करें, देखिए मैंने कहा था कि आरटीए में 7 अध्याय हैं। 7 अध्याय में से आपका जो पहला अध्याय है, वो पहला अध्याय भी कंप्लीट हो चुका है। पहले अध्याय में केवल 2 ही धाराएं आती हैं, जिसमें पहले धारा में आरटीए की प्रस्तावना दी गई है, तो दूसरी धारा में बालक की परिभाषा, अभावग्रस्त बालक की परिभाषा, साथ में विद्यालय की परिभाषा दी गई, यानी दूसरी धारा में परिभाषाएं आ जाती हैं। अब मैं बात कर रहा हूं, देखिए आरटीए का अध्याय दूसरा, आरटीए का अध्याय 2, और अध्याय 2 में कौन कौन सी धाराएं आएंगी? अध्याय 2 में धाराएं आ जाएंगी धारा 3 से लेकर 5 तक, यानी धारा तीसरे, चौथे और 5वीं जो 3 धाराएं आएंगे, वो 3 धाराएं आ जाएंगी अध्याय 2 में। और ये जो अध्याय 2 है, ये किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना कि अध्याय 2, पूरा अध्याय 2 बालक के शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। बालक का शिक्षा का अधिकार अध्याय 2 में दिया गया है। यानी आरटी के तहत देखो, आगे आप पढ़ते हुए जाएंगे, जैसे आरटी का अध्याय तीसरा पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे, तो किसी अध्याय में सरकार के दायित्व आ जाएंगे, किसी अध्याय में माता पिता के दायित्व आ जाएंगे। तो उसी प्रकार जो दूसरा अध्याय है, वो दूसरा अध्याय किससे संबंधित है? बालक के अधिकारों से संबंधित है, कि आरटी में बालक के क्या क्या अधिकार होंगे। तो बालक के अधिकारों से संबंधित है अध्याय दूसरा। और अध्याय दूसरे में 3 धाराएं आ गई, धारा तीसरी, चौथी और 5वीं, 3 धाराएं यहाँ पर आ जाएंगे। तो मतलब ये जो तीनों धाराएं हैं, ये तीनों धाराएं किससे संबंधित होंगी भाई? बालक के अधिकारों से संबंधित होंगी। तो देखिए, इसमें सबसे पहली धारा की यदि हम बात करें, तो सबसे पहली धारा आ जाती है धारा 3। धारा 3 में क्या दिया गया? धारा 3 में कुछ भी नहीं है। धारा 3 में केवल इतना ही दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार रहेगा। ये बात तो कही गई है धारा 3 में, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये बात धारा 3 में कही गई है, जो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक का ये अधिकार होगा कि वह राज्य सरकार की तरफ से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेगा। तो ये बालक का जो अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, ये दिया गया है धारा 3 में। चौथी जो धारा आती है, धारा 4, देखिए उस धारा 4 में क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे इंपोर्टेंट के रूप में यहाँ पर स्टार कर देता हूँ मैं, इंपोर्टेंट के रूप में ध्यान रखना। धारा 4 से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। कल किसी भाई ने कहा था, जब मैंने ये कहा कि इसमें आरटीए में 38 धाराएं हैं, तो आप में से किसी भाई ने कहा था कि सर क्या सारी धाराएं पढ़ेंगे? तो मैंने उनको कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि भाई पढ़ाऊंगा सारी धाराएं, लेकिन जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाती हैं उनको मैं साथ में बताते हुए चल रहा हूँ, जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो यह ध्यान रखना कि धारा 4 से प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे प्रश्न पूछा जाएगा वो मैं अभी बता दूंगा। तो देखिए, धारा 4 में क्या कहा गया? धारा 4 में यह कहा गया है कि आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा बालक को। यानी धारा 4 में कहा गया कि बालक को आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाए। धारा 4 क्या कहती है भाई? समझना, धारा 4 कहती है कि बालक को आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाए। आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश, अब इसका मतलब क्या हुआ वो देखेंगे आप, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी बालक है, वो बालक एक बार जब 6 साल का होता है तो वो स्कूल में एडमिशन लेता है और किसी कारण से वो अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देता है, यानी वो शिक्षा की धारा से वंचित हो जाता है।
कुछ समय के बाद, जैसे मान लीजिए 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वो बालक दोबारा से एक बार शिक्षा से जुड़ना चाहता है। अब आप यहां ध्यान देने की बात है, अगर मान लीजिए कोई भी बालक है, उस बालक ने 2nd क्लास पास कर ली। अब वो 2nd क्लास पास कर ली उसने, मान लीजिए 7 साल की आयु में। 7 साल की आयु में बालक ने 2nd क्लास पास कर ली और 2nd क्लास के बाद बालक रह गया घर पर। बालक मान लीजिए 2 साल घर पर रह गया और जब बालक 9 साल का हो जाता है और 9 साल का होने के बाद वो 2 साल के बाद जब बालक 9 साल का हो गया तो वो दोबारा से एक बार शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। तो एक हिसाब तो ये था कि अगर उसने 2nd क्लास पास किया तो 2nd क्लास के बाद अब उसे चाहे वो 9 साल का और चाहे 10 साल का हो तो उसे 3rd क्लास में एडमिशन दिया जाए। एक प्रावधान तो ये था। लेकिन आरटीई में प्रावधान क्या है? आरटीई में प्रावधान यह है कि बालक को जो प्रवेश दिया जाएगा वो उसकी कक्षा के अनुसार नहीं दिया जाएगा, बल्कि किसके अनुसार दिया जाएगा? आयु के अनुसार दिया जाएगा। अगर बालक 2nd क्लास पहले पास कर चुका था और अब बालक 9 साल का होकर, यानी बीच में 2-3 साल का गैप देने के बाद यदि एक बार दोबारा विद्यालय में जुड़ना चाहता है तो आप देख लीजिए 9 साल का बालक कौन सी क्लास में हो जाना चाहिए? 4थी क्लास में हो जाना चाहिए। तब उसे आयु के अनुसार सीधा 4थी कक्षा में प्रवेश देना पड़ेगा। ये बात कहता है धारा 4। धारा 4 ये बात कहती है कि बालक को जो स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा वो किस आधार पर दिया जाएगा? उसकी आयु के आधार पर दिया जाएगा। मेरा सीधा सा कहने का मतलब यह है कि यदि कोई बालक किसी कारण से एक बार शिक्षा से वंचित हो जाता है और एक बार कुछ समय के बाद वो दोबारा से यदि शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसकी चाहे एज जितनी भी हो गई हो, उसने चाहे क्लास कितनी भी पढ़ी हो, लेकिन उसको जो स्कूल में एडमिशन मिलेगा वो किसके आधार पर मिलेगा? वो उसकी एज के आधार पर मिलेगा। तो जल्दी से बताओ समझ में आया फिर नहीं आया? मोहित यादव गुड आफ्टरनून, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, समझ में आई या नहीं ये आयु वाली बात कि बालक को जो एडमिशन मिलेगा स्कूल में वो किसके आधार पर मिलेगा? आयु के आधार पर मिलेगा। स्क्रीनशॉट अभी लेने की आवश्यकता नहीं है, 5वीं धारा और बता दूं फिर एक साथ ही कैप्चर कर लेना इसे। आप मुझे ये बताओ समझ में आई या नहीं ये वाली बात, आयु के आधार पर प्रवेश? नीनू यस सर। बाकी कैंडिडेट? नगेंद्र समझ में आ गया सर। शीतल यादव यस सर। संजय यादव गुड आफ्टरनून। चलिए तो अब एक प्रश्न मैं यहां से आपसे पूछ रहा हूं। देखिए एक प्रश्न एचएम एग्जाम में पूछा गया था, हेडमास्टर के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न क्या था? प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं और आप मुझे उसका आंसर देंगे। प्रश्न पूछा गया कि यदि कोई, देखिए मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, यदि कोई 10 वर्ष का बालक, यदि कोई 10 वर्ष का बालक विद्यालय में प्रवेश लेना चाहे तो उसे कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? यह प्रश्न भाई एचएम एग्जाम में पूछा गया था। यदि कोई 10 वर्ष का बालक विद्यालय में प्रवेश लेना चाहे, नया प्रवेश ले रहा है वो अभी तक पढ़ा भी नहीं है, यदि कोई 10 साल का बालक विद्यालय में प्रवेश लेना चाहे तो उसे कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन डाला गया प्रथम कक्षा यानी पहली कक्षा में, बी ऑप्शन 4थी कक्षा, सी ऑप्शन 5वीं कक्षा और डी ऑप्शन 7वीं कक्षा। जल्दी से कमेंट कीजिए आपका आंसर क्या है, जल्दी से बताएं मुझे आंसर कि यदि कोई 10 वर्ष का बालक विद्यालय में प्रवेश लेना चाहे तो उसे कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? जल्दी से बता दो। नीनू ने बताया सी, चिन्नू सी, प्रवीण, मोहित आपका आंसर है सी। बाकी कैंडिडेट जल्दी बताइए भाई। नगेंद्र यादव सी। प्रश्न था आपके सामने कि यदि कोई 10 साल का बालक विद्यालय में प्रवेश लेना चाहे तो उसे कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, यह प्रश्न आपके सामने था। क्या बात है, बाकी के आंसर नहीं आए?
चलिए मैं बताता हूँ, देखिए आपका बिल्कुल जिन्होंने आंसर दिया बिल्कुल आपका सभी का सही आंसर है कि यदि बालक 10 वर्ष का है और वो 10 वर्ष का बालक विद्यालय में जाकर प्रवेश लेना चाहे, शीतल यादव ए कैसे बता रहे हो भाई, प्रथम कक्षा कैसे बता रहे हो? मैंने अभी क्या बोला कि बालक को, शीतल समझने की कोशिश करो भाई, मैंने क्या बोला था कि बालक को जो प्रवेश दिया जाएगा वो किसके आधार पर दिया जाएगा, उसकी आयु के आधार पर। बस यही है आरटीई की धारा 4, और मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, समझना इसे। आरटीई की धारा 4 ये बात कहती है कि बालक को जो प्रवेश दिया जाएगा वो उसकी आयु के अनुसार दिया जाएगा। यदि बालक 10 साल का है तब 10 साल का बालक कौन सी कक्षा में होना चाहिए, उसके आधार पर उसे प्रवेश दिया जाएगा। तो देखिए 6 साल का बालक पहली कक्षा में बैठेगा, क्योंकि आरटीई 6 साल से शुरू होता है। 6 साल का बालक पहली कक्षा में, 7 साल का दूसरी कक्षा में, 8 साल का तीसरी कक्षा में, 9 साल का चौथी कक्षा में, तो 10 साल का कौन सी कक्षा में हो जाएगा भाई, 5वीं कक्षा में हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर क्या था, 5वीं कक्षा। एचएम एग्जाम में पूछा हुआ, हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 5वीं कक्षा। तो अब उम्मीद करता हूं आपको धारा 4 समझ में आ गई होगी। अब भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो जल्दी से बता दीजिए, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो बता दीजिए जल्दी से। शीतल समझ में आया नहीं आया? चलें आगे, धारा 5 की बात करें। धारा 4 आपको समझा दी कि आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं, देखिए आरटीई की धारा 5। धारा 5 क्या बात कहती है, अब हमें उसे पढ़ना है। तो देखिए धारा 5 ये बात कहती है कि अगर कोई बालक किसी भी कारण से टीसी मांगता है, अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगता है, तो उसे टीसी मांगने पर टीसी प्रदान की जाएगी। टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करना, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात उसे टीसी देने से मना नहीं किया जा सकता। यह बालक का अधिकार है। देखिए मैंने कहा था कि अध्याय 2 में क्या है, अध्याय 2 में बालक के अधिकार हैं, तो ये बालक का अधिकार है। शीतल यादव ने पूछा आ गया सर, बट सर उसने कुछ पढ़ा नहीं तो 5वीं क्लास में कैसे पढ़ सकता है। देखिए इसके लिए एक प्रावधान है, अभी आप आगे पढ़ेंगे। अभी आप बालक के अधिकार पढ़े, जब विद्यालय के कर्तव्य आएंगे ना तो उसमें धाराओं में बताऊंगा मैं। इसमें एक ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी बालक, एक ऐसा बालक है जिसे आयु के अनुसार अगर कक्षा में प्रवेश दिया गया है, जैसे मैंने कहा कि 10 साल का बालक है, उसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो उसे सीधा प्रवेश दिया जाएगा। कौन सी क्लास में, 5वीं क्लास में उसे प्रवेश दिया जाएगा। तो उसके लिए प्रत्येक विद्यालय को एक 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स चलाना पड़ेगा। यह भी आप आगे पढ़ेंगे। प्रत्येक विद्यालय को एक ब्रिज कोर्स चलाना पड़ेगा। ब्रिज कोर्स का मतलब क्या होगा, जो उसको शिक्षा से जोड़ने का कोर्स होगा। इस 6 महीने के ब्रिज कोर्स में आप बालक को बेसिक बातें जरूर सिखाएंगे, और बेसिक बातें सिखाने के बाद आप उसे 5वीं कक्षा में बिठाएंगे। तो ये जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स होता है, ये ब्रिज कोर्स चलाने का प्रत्येक विद्यालय का दायित्व रहेगा। तो ये ब्रिज कोर्स जो चलाया जाएगा, उस ब्रिज कोर्स के माध्यम से बालक को 5वीं कक्षा में बिठा दिया जाएगा। तो शीतल जल्दी बताओ भाई, अब समझ में आया नहीं आया कि प्रत्येक विद्यालय को 6 महीने का ब्रिज कोर्स चलाना पड़ता है। अब तो आ गया होगा भी समझ में, एक बार बता दीजिए जल्दी से, आगे चल रहा हूं फिर मैं। कि अगर कोई भी ऐसा बालक है जिसे सीधा आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाता है, उसने पीछे कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसकी पीछे की पढ़ाई करवाने के लिए विद्यालय के द्वारा 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स चलाया जाता है। और ब्रिज का मतलब क्या होता है, देखिए ब्रिज यानी एक पुल होता है ना, जो दो, जैसे नदी पर पुल बना दिया, वो क्या करेगा पुल, वो ब्रिज क्या करेगा, वो नदी के दोनों किनारों को आपस में जोड़ता है। तो ब्रिज का मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला। ब्रिज का मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला। तो उस बालक को शिक्षा से जोड़ने वाला एक कोर्स चलाया जाता है, उसे कहा जाता है ब्रिज कोर्स। और उस ब्रिज कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है, वो ड्यूरेशन होती है 6 महीने की ड्यूरेशन। और उस 6 महीने के ब्रिज कोर्स के द्वारा बालक को शिक्षा से जोड़ दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं बात कर रहा हूं धारा 5। देखिए धारा 5 क्या बात कह रही है, धारा 5 ये बात कहती है कि टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करना। अगर कोई बालक सेशन के बीच में, सत्र के बीच में यदि अपनी टीसी मांगता है,
तो उसे विद्यालय के द्वारा टीसी प्रदान की जाएगी, यानी उसे टीसी देने से मना नहीं किया जा सकता। और उस बालक के जितने भी अधिकार हैं वो अधिकार दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मतलब क्या हुआ इसका कि मान लीजिए अगर किसी भी विद्यालय में कोई बालक आरटीई की रिजर्व सीटों पर किसी ने एडमिशन लिया है, अगर कोई भी बालक है आरटीई की जो 25% रिजर्व सीटें होती हैं, अगर किसी बालक ने आरटीई की 25% रिजर्व सीटों पर यदि बालक ने एडमिशन लिया है और अगर वो बीच में अपनी टीसी मांगता है तो वो विद्यालय उस बालक की टीसी देने से मना नहीं कर सकता। बालक का अधिकार है उसे टीसी लेना, वो बीच में टीसी ले सकता है और जितने भी उसके आरटीई के अधिकार थे वो सारे अधिकार अगले विद्यालय में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, यानी अगले विद्यालय में भी बालक को वही अधिकार मिलेंगे जो पीछे वाले विद्यालय में बालक को अधिकार मिल रहे थे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बालक सेशन के बीच में कभी भी अपनी टीसी मांग सकता है और विद्यालय के द्वारा बालक को टीसी देने से मना नहीं किया जा सकता। तो ये भाई आपका कंप्लीट हुआ आरटीई का अध्याय 2, धारा 3, 4 और 5। अब आप इसे जल्दी से कैप्चर कर लीजिए, बाद में आप इसे नोट्स के रूप में लिख लेना। कुछ ही आपके पास स्क्रीनशॉट रह जाएंगे। जब नोट्स बनाओ तो उस समय एक बार वीडियो को प्लेबैक करके देख लेना और अच्छे समझ में आ जाएगा। अपनी लैंग्वेज में आप अपने नोट्स तैयार कर लेना। चलिए भैया आगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखिए आरटीई का अध्याय 3, जो आरटीई का 3रा अध्याय है उस 3रे अध्याय की अब हम बात करें। देखिए 5 धाराएं आपने पढ़ ली। धारा 1 में आरटीई की प्रस्तावना, धारा 2 में परिभाषाएं, धारा 3 आपने पढ़ा बालक के अधिकार हैं, 6 से 14 साल तक के बालक का शिक्षा का अधिकार। धारा 4 में दिया गया कि बालक को आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा और धारा 5 में दिया गया कि बालक को टीसी देने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये आरटीई के 2 अध्याय कंप्लीट। अब मैं बात कर रहा हूं आरटीई का अध्याय 3। देखिए अब हम बात करें आरटीई का अध्याय 3। अध्याय 3 में जो धाराएं आती हैं वो धाराएं आती हैं भाई 6 से लेकर 11 तक। जैसे आपने अध्याय पहला पढ़ा, पहले अध्याय में 2 धाराएं हैं, पहली और दूसरी धारा। दूसरे अध्याय में धाराएं आपने पढ़ी, तीसरी, चौथी, 5वीं धारा। अध्याय 3 की मैं बात करूं तो अध्याय 3 में आएंगी धारा 6 से लेकर 11 तक। अब ये जो धारा 6 से लेकर 11 तक है, इसमें क्या है, इसमें देखिए सरकार और माता पिता के कर्तव्य, यानी अध्याय 3 में क्या है, अध्याय 3 में सरकार एवं माता पिता के कर्तव्य कि आरटीई को लेकर सरकार के क्या क्या कर्तव्य रहेंगे और माता पिता के क्या क्या कर्तव्य रहेंगे वो आपको यहां पर देखना है। पढ़ना शुरू करें? क्यों भाई, एक बार बता दो पीछे वाले में अध्याय 2 में कोई समस्या है क्या, या फिर अध्याय 3 समझा दूं? जल्दी से बता दो एक बार। नीनू नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाए, अगले अध्याय पे चला जाए। नगेंद्र यादव क्लियर है, मोहित यादव स्टार्ट करो, शीतल यादव समझा दो सर आगे। चलिए समझिए भाई, मैंने कहा अध्याय 3 में क्या है, अध्याय 3 में सरकार एवं माता पिता के कर्तव्य दिए गए हैं। तो देखिए इसमें धाराएं आएंगी धारा 6 से लेकर धारा 11 तक। तो सबसे पहले हम बात करें धारा 6 की। धारा 6 में क्या दिया गया, देखिए धारा 6 में दिया गया है नए विद्यालयों की स्थापना। ध्यान रखना, नवीन विद्यालयों की स्थापना किसका कर्तव्य होगा भाई, सरकार का कर्तव्य होगा। सरकार का कर्तव्य होगा कि वो नए विद्यालयों की स्थापना करे। अब ये माता पिता का तो कर्तव्य होगा नहीं नए विद्यालयों की स्थापना करना, तो नए विद्यालय स्थापित करना ये किसका कर्तव्य रहेगा, तो ये सरकार का कर्तव्य रहेगा। सरकार का कर्तव्य है कि वो नवीन विद्यालयों की स्थापना करे। और ध्यान रखना कि ये जो 6ठी धारा है ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसे इंपॉर्टेंट के रूप में मार्क कर रहा हूँ। ध्यान रखना, जिस भी धारा पर मैं स्टार लगाऊं तो स्टार का मतलब यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उसे आप विशेष रूप से याद रखेंगे। तो 6ठी धारा में दिया गया नवीन विद्यालयों की स्थापना। अब देखिए कल मैंने आपको ये कहा था कि जो आरटीई है वो आरटीई एलिमेंट्री एजुकेशन पर लागू होता है। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब कक्षा 1 से 8 तक की एजुकेशन।
और 1 से 8 तक के एजुकेशन को हमने 2 भागों में बांटा था। 1 से 5 तक की शिक्षा को हमने कहा था प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, और 6 से 8 तक के एजुकेशन को हमने कहा था अपर प्राइमरी एजुकेशन, उच्च प्राथमिक शिक्षा। तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 1 से 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय यानी एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना की जाएगी, और प्रत्येक 2.5 से लेकर 3 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी, एक अपर प्राइमरी स्कूल की स्थापना की जाएगी। यह राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। मतलब जैसे कोई भी गांव है, उस गांव में जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों के लिए मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर के दायरे में एक 5वीं तक का स्कूल होना चाहिए, और मैक्सिमम 2.5 से 3 किलोमीटर के दायरे में एक 8वीं तक का विद्यालय होना चाहिए। ये बात कही गई है धारा 6 में। मैंने कहा था धारा 6 से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या आते हैं, ये जो मैंने दायरे लिखे हैं इनके प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कितने किलोमीटर के दायरे में की जाती है, और एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कितने किलोमीटर के दायरे में की जाती है। तो ध्यान रखना, एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में, और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी 2.5 से 3 किलोमीटर के दायरे में। ये आती है धारा 6। इसके बाद हम बात करें धारा 7वीं। धारा 7, देखिए धारा 7 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे। धारा 7 में दिया गया है दोस्तों वित्तीय प्रबंधन। जो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है, जो वित्तीय प्रबंधन है, वो वित्तीय प्रबंधन दिया गया है धारा 7 में। अब ये वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से होगा, देखिए कि आरटीई में जो भी खर्च आएगा वो खर्च किसके द्वारा वहन किया जाएगा, क्योंकि आरटीई में आप बच्चों से तो फीस नहीं ले रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूल भी 25% आरटीई की सीटों पर निःशुल्क एडमिशन देते हैं बच्चों को, तो उन प्राइवेट स्कूलों को सरकार के द्वारा वो 25% सीटों की फीस रिफंड भी की जाती है। तो भाई खर्च तो आएगा, सीधी सी बात है। तो वो खर्च कहाँ से वहन किया जाएगा, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस प्रकार से होगा, तो ये प्रावधान किया गया है धारा 7 में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसका जो रेशियो रहेगा वो रेशियो रहेगा यहाँ पर 60:40। यानी आरटीई में जितना भी खर्च आएगा उसका 60% केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, तो उसका 40% राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। जबकि अगर मैं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करूं, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य, जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, जिनको हम ट्राइबल एरिया में काउंट करके चलते हैं, वहां पर अगर हम बात करें तो वहां ध्यान रखना पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार का जो हिस्सा होता है वो केंद्र का हिस्सा होता है 90% और राज्य का होता है 10%। ये ध्यान रखेंगे आप। हमसे जो प्रश्न पूछा जाता है वो दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरटीई के अनुसार वित्तीय प्रबंधन में केंद्र और राज्य का अनुपात कितना होता है, तो केंद्र और राज्य का जो अनुपात होता है वो अनुपात होता है दोस्तों 60:40 का। और अगर पूछा जाए कि पूर्वोत्तर राज्यों में अनुपात कितना होता है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में अनुपात होता है 90:10। यानी पूर्वोत्तर राज्यों में मान लीजिए अगर 100 रुपये खर्चा हुआ तो 90 रुपये केंद्र सरकार खर्च करेगी, 10 रुपये राज्य सरकार खर्च करेगी। अगर उन राज्यों को छोड़कर हम हमारे स्टेट्स की बात करें, अगर 100 रुपये खर्च हुआ तो 60 रुपये केंद्र सरकार खर्च करेगी और 40 रुपये राज्य सरकार खर्च करेगी। यह है आरटीई की धारा 7 के अनुसार वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से होगा। तो जल्दी से आप इसे कैप्चर कीजिए एक बार। ठीक है भाई, बताओ यहां तक समझ में आया नहीं? धारा 6 और 7वीं में कोई डाउट है तो पूछिए, वरना फिर मुझे सहमति दीजिए, मैं आगे चलूँ 8वीं धारा से पढ़ना स्टार्ट करें। नगेंद्र यादव, नो डाउट सर। तो चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं धारा 8वीं की। मैंने आपको कहा था कि धारा 6 से लेकर धारा 11 तक क्या है, सरकार और माता पिता के कर्तव्य हैं, जिसमें से आपने धारा 6 और 7वीं देख ली। अब आप बात कीजिए धारा 8।
धारा 8 में देखिए दिया गया है समुचित सरकार के कर्तव्य। कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, कभी एग्जाम में नहीं आएगी धारा 8, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कंप्लीट सारी धाराएं। कुछ एक धाराएं तो ऐसी हैं जिनमें से कभी किसी प्रकार का कोई प्रश्न ना पूछा गया है और ना ही आगे आने की संभावना है, जैसे कि धारा 8। धारा 8 में क्या है भाई, समुचित सरकार के कर्तव्य है। राज्य सरकार के जो कर्तव्य हैं वो सारे, जैसे राज्य सरकार के द्वारा शैक्षिक योजनाओं का संचालन किया जाएगा समय समय पर, इस प्रकार के जो योजनाओं के जो कर्तव्य होते हैं वो सारे दिए गए हैं धारा 8 में। कुछ नहीं पढ़ना आपको। धारा 9 की अगर मैं बात करूं तो धारा 9 में दिया गया है समुचित अधिकारियों के कर्तव्य। समुचित सरकार के अधिकारियों के कर्तव्य। देखिए धारा 8 में सरकार के कर्तव्य हैं कि सरकार के क्या क्या कर्तव्य होंगे, जबकि धारा 9 में सरकार के अधिकारियों के कर्तव्य हैं। जो भी अधिकारी होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री है, वो डीईओ है, वो बीईओ है, वो प्रिंसिपल हैं, वो हेडमास्टर हैं, जितने भी अधिकारी होते हैं उनके जो कर्तव्य है वो सारे कर्तव्य दिए गए हैं धारा 9 में। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के कोई काम के नहीं है। अब हम बात करें देखिए धारा 10, तो धारा 10 भी एग्जाम के लिए कोई काम की नहीं है। धारा 10 में दिए गए हैं माता पिता के कर्तव्य। धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य, इसमें लिखा गया है कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरणा दे। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे। यानी प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को शिक्षा दिलवाएगा। ये माता पिता के कर्तव्य सौंपे गए हैं धारा 10 में। और अब हम बात करते हैं देखिए धारा 11 की। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार कर लीजिएगा। धारा 11, धारा 11वीं धारा में क्या किया गया है वो देखना। अब आप देखिए, बालक ने जन्म लिया तो भाई जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का बालक होगा एक तो, और एक होगा भाई 6 से लेकर 14 वर्ष तक का बालक। तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालक को तो आप एजुकेशन दे देंगे किसके तहत, आरटी के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत। लेकिन इससे पहले कहां, अब देखिए जन्म लेते ही तो बालक पढ़ने नहीं लगेगा। जब बालक 3 साल का हो जाएगा तब वो पढ़ने लायक होता है। यानी इससे पहले कौन सा बालक, 3 से लेकर 6 वर्ष का बालक। इस एज ग्रुप का जो बालक बच गया उसको एजुकेशन किस प्रकार दी जाएगी। भाई आपने कहा कि हम आरटीए में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को एजुकेशन देंगे, तो 3 से 6 साल का जो बालक है उसको एजुकेशन किस प्रकार से दी जाएगी। तो उनका जो प्रावधान किया गया है, उनका प्रावधान कहाँ किया गया, धारा 11 में किया गया। और 11वीं धारा में क्या बात कही गई है, 11वीं धारा में ये बात कही गई है कि जो 3 से 6 वर्ष के बालक होंगे, 3 से 6 वर्ष के बालकों की 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा आंगनवाड़ी केंद्रों में होगी। इन पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा, ध्यान रखना। आंगनवाड़ी केंद्र में बालक से किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी। यानी धारा 11 में यह बात कही गई है कि 3 से 6 साल के जो बालक होंगे उनको शिक्षा के लिए कहां तैयार किया जाएगा, तो उनको आंगनवाड़ी केंद्रों में बालक को शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। यानी सीधा सा मतलब ये हुआ कि 11वीं धारा के तहत सरकार का ये कर्तव्य होगा। देखिए अध्याय 3 में आप सरकार के कर्तव्य पढ़ने लग रहे हैं, तो 11वीं धारा के तहत सरकार का ये कर्तव्य होगा कि वह अपने राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना करेगी और इन आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 3 से 6 वर्ष के बालकों को शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर प्रश्न पूछा जाए कि 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए आरटी में क्या प्रावधान है, तो उनके लिए आंगनवाड़ी केंद्र का प्रावधान किया गया है। तो ये भाई आपका कंप्लीट हो गया अध्याय 3, धारा 6 से लेकर धारा 11 तक। अब इसमें मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी धारा याद रखेंगे। धारा 6 याद रखनी है, 7वीं याद रखनी है और 11वीं याद रखनी है। 6 में क्या था भाई, 6 में नवीन विद्यालयों की स्थापना थी। 7वें में क्या था, 7वें में वित्तीय प्रबंधन था। और 11वें में क्या है, आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना के बारे में है। तो 6, 7वीं और 11वीं आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है अध्याय 4, जो कि आरटीई का सबसे बड़ा अध्याय है। मैंने आपको बताया था आरटीई का सबसे बड़ा अध्याय और सबसे मुख्य अध्याय, जहां से सबसे अधिक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सबसे अधिक प्रश्न एग्जाम में आएंगे वो 4थे अध्याय से आएंगे, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वगैरह सब कुछ आ जाएगा अध्याय 4 में। अध्याय 4 जो कि सबसे बड़ा है, धारा 12 से शुरू होगा और 28वीं धारा तक चलेगा।
यानी 12 से लेकर 28 तक जो चलेगा वो अध्याय 4 चलेगा। तो चलिए भाई अध्याय 4 से कल कंटिन्यू करते हैं। क्लास का टाइम हो गया, तो एक बार आप इसे कैप्चर कर लीजिए और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। कैप्चर करो इसे पहले। तो अब किसी भी प्रकार का अगर आपको जो आपने पढ़ा है, 3 अध्याय आज आपने पढ़े हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों अध्यायों में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो जल्दी से आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, वरना फिर मुझे सहमति दीजिए कि अगली क्लास आपकी अगले सब्जेक्ट की स्टार्ट की जाए। बता दो यारो, विदा तो दे दो एक बार। नहीं, मैं क्लास छोड़ के चला जाऊँ, एक बार बता दो जो फाइनल बात है। कोई डाउट है, पूछना है, या फिर मोहित यादव, ओके सर, धन्यवाद भाई। नगेंद्र यादव, सर आंगनवाड़ी में बच्चों की कोई लिमिट है? भाई कोई लिमिट नहीं है। चिन्नू, नो डाउट सर। नीनू, ओके। शीतल यादव, क्लियर है। मोहित यादव, नो डाउट। तो चलिए भाई, आपने सभी ने बताया कि कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ तक कि आप नोट्स वगैरह तैयार कर लेंगे। और जैसा कि मैंने बता दिया था, इसके नोट्स जल्दी ही मैं अपलोड भी करूँगा टेलीग्राम चैनल पर। जैसे ही तैयार हो जाएंगे अपलोड करवा दूंगा। तो अभी तो तैयार नहीं हुए, तब तक आप अपने एक बार हैंड रिटन नोट्स साथ में तैयार करते हुए चले। और कोशिश करूँगा कि कल आरटीई के टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि कई दिन हो गए चलते हुए, लेकिन बाई डिटेल पढ़ा रहा हूँ, डीपली पढ़ा रहा हूँ। तो आगे तक किसी भी एग्ज़ाम के लिए आरटीई आपके लिए इनफ रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। ये तो नहीं कहूँगा कल मिलेंगे, फिर मिलेंगे शाम को 4 बजे, 2 घंटे के बाद अगली हिंदी की क्लास में मिलेंगे। तो 4 बजे मिलते हैं अब, और 4 बजे लाइव कनेक्ट हो जाना। धन्यवाद।